नमस्कार, आप देख रहे हैं मंडी लाइव एडिशन और आज बाजार पे कॉन्ट्रा ट्रेंड है। सोने और चांदी की कीमतों पर निचले स्तरों से एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, लेकिन इस शो में आप जान पाएंगे कौन सी कमोडिटीज हैं जहां पर दिन भर एक्शन देखने को मिल सकता है और जहां पर तेजी बढ़ सकती है। शुरुआती सत्र में जिन कमोडिटीज पे तेजी है उसमें आज सोना और चांदी शामिल है। हालांकि आज क्रूड ऊपरी स्तरों पर फिसलता हुआ नजर आया, लेकिन कुछ बम्पर कॉल्स में आपको बता दूं अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की राय आई है जहां पर आज के सत्र में आप ट्रेड कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। पहली कॉल है पैराडाइम कमोडिटी की, गोल्ड जून वायदा बेचने की 28,930 के लेवल पे ये बाउंस बैक लगता है कि ऊपरी स्तरों पर फिर से बिकवाली कन्वर्ट होगी। 28,650 का टारगेट है। 19,080 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। फिलहाल 83 पॉइंट्स के गेंस दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बिकवाली करने की सलाह है। नेचुरल गैस मई वायदा में पैराडाइम कमोडिटी मानता है कि 205 तक पहुंच सकता है। 215 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। 211 पे आए तो आप इसे बेचकर चलें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको फेवर में रहेगा। इसके अलावा एक और बम्पर कॉल है क्रूड, जिसमें एंजल कमोडिटीज मानता है मई वायदा आप बेचकर चलें। 3150 का टारगेट है। 3280 का स्टॉप लॉस। 3230 के लेवल पे आपको शॉर्ट करना है, तब जाकर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रह सकता है। मेरे साथ बिरेन वकील साहब जुड़े हैं, सीईओ पैराडाइम कमोडिटी के, और प्रथमेश माल्या साहब एंजल कमोडिटी से मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज जिस तरीके का ट्रेंड इस समय सोने और चांदी की कीमतों पे देखने को मिल रहा है, बिरेन जी, ये जो बाउंस बैक है क्या ये सस्टेनेबल नहीं लगता आपको? अक्षय तृतीया से पहले कीमतें और तेज होंगी क्या यहाँ से? सोने पे आपके कमेंट्स। यहाँ फिजिकल मार्केट में अक्षय तृतीया की सदर्न सेंटर स्पेशली चेन्नई में डिमांड अच्छी है, लेकिन नॉर्दर्न सेंटर कमज़ोर है थोड़े। और इन्वेस्टमेंट डिमांड जो होती है यूजुअली बार्स की, वो इक्विटी की बुल रन के हिसाब से बेहद फीकी रही है ये साल। ग्लोबल पैरामीटर्स में देखें तो जो नॉर्थ कोरियन क्राइसिस या जियोपॉलिटिकल ट्रेड था वो अब थोड़ा डिस्काउंट हो गया है, तो हल्की सी डाउनसाइड मुझे दिख रही है। टेम्पररी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से गोल्ड 1220-30 आना चाहिए। चलिए, आप मानते हैं कि हल्की दबाव में रह सकता है, लेकिन बिरेजी में फिर पूछ रहा हूँ, ये जो आप अभी ट्रिगर्स बता रहे हैं इसमें कोई घरेलू ट्रिगर ऐसा है जो इस समय सोने के लिए नेगेटिव है? रुपया लगातार मजबूत है, क्या उसका भी असर इस समय गोल्ड पे पड़ रहा है सर? इसका ज़्यादा इफेक्ट अब नहीं दिख रहा है क्योंकि काफ़ी रनअप आ गया रुपी में। और दूसरा स्पेशली ये अक्षय तृतीया की जो मांग है वो प्राइस इनइलिस्टिक होती है, मतलब वो वन काइंड ऑफ सोशल डिमांड है कि मतलब जिसको लेना है वो लेगा ही उस दिन, क्योंकि वो श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला होता है, इसलिए। चलिए, आप मानते हैं कि हायर लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है। प्रथमेश माल्या जी मेरे से मौजूद हैं। प्रथमेश जी नमस्कार, स्वागत है। सर बताएं, सोने और चांदी पे अगर ट्रेड करना है तो ट्रेडिंग रणनीति बताएं, और किसी को अगर फिजिकल फॉर्म में करना हो तो वो क्या एक्सपेक्टेशन रख सकता है? इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मिड टर्म या फिर एक साल के पर्सपेक्टिव से यहाँ से बेहतर रेट्स देखने को मिलेंगे, और ट्रेडिंग राय क्या है आज के लिए ये भी बता दें आप। हाँ जी, आज के लिए अगर ट्रेडिंग राय करनी है तो बाय करके चलना है, लेकिन डिप्स पे बाय करना होगा 29,500-600 के आसपास, जो करीब यहाँ से 150-200 रुपये दूर है। मैं समझता हूँ यहाँ से जो रिस्क आने वाला है वो मई 7 का जो इलेक्शन आउटकम है फ्रेंच का सेकेंड राउंड का, वहाँ से आ सकता है। और उसके अलावा जो कल प्रपोज टैक्स कट 15% पे ट्रंप ने रखा है, वहाँ से एक रिस्क और अनसर्टेनिटी बनते हुए दिख रही है। तो मैं ये दो पॉसिबल फैक्टर्स देख रहा हूँ जहाँ पे आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों में उछाल दे सकता है। हालांकि लास्ट 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में गिरा है, तो मैं समझता हूं कि गोल्ड और सिल्वर में एक थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है, तो इस पुल बैक के लिए खेल सकते हो। हालांकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और फिजिकल में बाइंग करना चाहते हो, अक्षय तृतीया है जो नॉर्मल डिमांड है, जैसे कि सोशल जो डिमांड है वो तो डेफिनेटली रहेगी। तो ये इसी पर्टिकुलर डिमांड के कारण ही आपको गोल्ड में खासा कर थोड़ा सा आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो एडवाइस ये रहेगी 1-2 दिन के लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो बाय साइड में रहे। हालांकि इंटरनेशनल फैक्टर्स काफी डोमिनेंट और वोलेटाइल रहेंगे। अकॉर्डिंगली जैसे न्यूज एंड रिपोर्ट्स आते हैं वैसे स्ट्रेटेजीज बनती है गोल्ड और सिल्वर में। चलिए ठीक है, लेकिन चांदी पे क्या किया जाए? 40,000 के नीचे कीमतें टूटती हुई नजर आई थी कल के सत्र में। अक्षय तृतीया से पहले यहाँ पर दबाव देखने को मिला था। 40,000 के लेवल को रिकॉन्कर कर लिया। बिरेन जी, आज के दिन की ट्रेडिंग रणनीति बताएं, और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से सिल्वर पे मैक्सिमम अपर कैप और एक लोअर कैप यानी कि एक रेंज क्या समझते हैं जिसपे MCX पे कारोबार होगा? 39,500 टू 40,500 सीमित कारोबार रहेगा। यहाँ मैं शॉर्ट प्रेफर करता हूँ 40,300 पे। 40,700 का स्टॉप लॉस रहेगा और 39,750 के आसपास का टारगेट रहेगा। पर बिरेन जी, क्या इंडस्ट्रियल डिमांड कुछ पिकअप करती हुई नजर आएगी? और ये इसलिए आप अगर कोरिलेशन बता पाएं, कुछ है भी ये जो यूएस में टैक्स पॉलिसी के अनाउंसमेंट हुआ है, वहाँ पर टैक्स कटौती हुई है, कुछ सुधार देखने को मिलेगा क्या मैन्युफैक्चरिंग साइड पे इस खबर का?
सिल्वर पे इसका खास इफेक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहाँ जो फिज़िकल मार्केट है वहाँ ये साल सिल्वर की बिक्री बेहद कमज़ोर रही। स्पेशली वहाँ सिल्वर कॉइन बिकते हैं सिल्वर ईगल नाम के। तो लास्ट ईयर की तुलना में सिल्वर ईगल कॉइन का 75% सेल डाउन है, जस्ट बिकॉज के वहाँ इक्विटी में सुपर बुल रन है। तो बुलियन की घरेलू फिजिकल डिमांड काफ़ी कमज़ोर हो गई है। चलिए ठीक है, लेकिन प्रथमेश जी आप क्या समझते हैं, अगर खरीदना हो यहाँ पर एक या दो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर ट्रेड इनिशिएट करना हो तो पॉजिटिव साइड पे ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए या फिर दबाव अभी और बढ़ सकता है सिल्वर पे आज, या फिर आज और कल की रणनीति क्या कहती है सिल्वर पे आपकी? देखिए, आज और कल की रणनीति में अगर कुछ करना है तो मैं समझता हूँ कि अगर डिप्स आता है 39,600, 39,500 वहाँ पे बाइंग स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। 39,200 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में 40,200 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन डिप्स में ही बाइंग एडवाइजेबल है। और पोजिशनल तौर पे मैक्सिमम अगर किसी को गेन मिले तो कहाँ तक जा सकते हैं अगर तेजी की साइड की उन्होंने अपने पोर्टफोलियो बना लिया हो तो? अपर कैप क्या होगा सर? और अपर कैप होगा 40,500, जैसे कि बीरेन जी कह रहे हैं। मैं सीमित रखता हूँ इस पर्टिकुलर लेवल से। नीचे में 39,500 काफ़ी अच्छा बाकायदा लेवल है, ऊपर में 40,500। सो ये पर्टिकुलर 1,000 रुपये की रेंज में पॉसिबल सिल्वर ऊपर नीचे हो सकता है। प्रथमेश जी, रेंज में क्यों फंस गए कमोडिटीज, प्रेशियस मेटल्स? साल की शुरुआत तो काफ़ी बेहतर देखने को मिली थी, अच्छे रिटर्न्स भी मिले हैं प्रेशियस मेटल्स पे, लेकिन अब हायर लेवल्स पे इतनी स्ट्रॉन्ग तेजी क्यों नहीं बन रही है? हाँ जी, देखिए, जो भी रिस्क वाली और अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन थी वो थोड़ी सी कूल ऑफ होती हुई दिख रही है। इसके लिए आपको प्रेशियस मेटल्स में हालांकि करेक्शन दिख रहा है, बट मैं अगेन यहाँ पे समझता हूँ कि अनसर्टेनिटी कंप्लीटली अभी वाइप ऑफ नहीं हुई है। मई 8 जो कि अभी 1 हफ्ते 2 हफ्ते दूर है, फ्रेंच इलेक्शन का आउटकम है, काफी अनसर्टेन एनवायरमेंट क्रिएट कर सकता है गोल्ड के लिए। मैं समझता हूँ अगर ये इलेक्शन फेवर में नहीं आया रिजल्ट तो गोल्ड में वापस उछाल देखने को मिल सकता है। और वैसे ही एक बात बता दूं, यहाँ पे जो प्रपोज टैक्स कट था ट्रम्प की तरफ से, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि $2.6 ट्रिलियन यूएस के कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट जो है वो बाहरी देश में है। अगर इस पर्टिकुलर ये जो प्रॉफिट है $2.6 ट्रिलियन का, वो अगर यूएस में आता है तो काफी अच्छा एक बाकायदा बन जाता है, जहां पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के ऊपर जो उन्होंने पिछली बात करी थी उसके ऊपर वो अमल कर सकते हैं। बट अगर ये $2.6 ट्रिलियन अगर यूएस में नहीं आता है तो एक दिक्कत वाली बात बन जाती है। यहाँ पे इसके लिए टैक्स कट्स को लेकर जो भी प्रपोजल रखे हैं वो काफी अच्छी तरीके से रखे जाने चाहिए और एक्सेप्ट होने चाहिए। चलिए, लेकिन क्रूड मार्केट का रुख करते हैं। कल का एक बाउंस बैक था, लेकिन आज ऊपरी स्तरों पर फिर से मुनाफा वसूली हुई है और 1%, 0.1% के आसपास की ड्रॉप जो है वो कीमतों पे देखने को मिल रहा है 31.73 के लेवल पे, यानी कि 26 रुपये नीचे है क्रूड। बीरेन जी, यहाँ पर कंसर्न्स हैं क्या? पिछले हफ्ते यूएस में क्रूड स्टॉक 36 लाख बैरल घटा, EIA की रिपोर्ट ये कह रही है, लेकिन उसके बावजूद दबाव है। यूएस में क्रूड स्टॉक अब भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, तो दबाव और एक्सपेक्ट हो सकता है। कहाँ तक कीमतें जा सकती हैं उस केस में? नाइमेक्स के हिसाब से इसकी क्रूड की रेंज 47-51 के बीच रहेगी। इंडियन रूम्स की रेंज में 30,030 से 3280 तक की मानता हूँ। यहाँ 3220-30 के आसपास हम शॉर्ट जा सकते हैं। 3270-80 का स्टॉप लॉस रख के नीचे में हम 3110 का टारगेट रख सकते हैं। चलिए ठीक है, आपके साथ मैं दोबारा जुड़ूंगा, लेकिन मेरे साथ इस समय समीर शाह साहब जुड़े हैं, MD एंड CEO NCDX के, क्योंकि कल सेबी की बोर्ड बैठक थी जिसमें एक बड़ा फैसला कमोडिटी मार्केट के लिए लिया गया। कमोडिटी मार्केट पे ऑप्शंस ट्रेडिंग को मंजूरी मिल गई है। समीर जी, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो सभी के इस कदम को आप देखते कैसे हैं? क्या टर्नओवर वॉल्यूम्स में, एक्सचेंजेस की वॉल्यूम्स में, खासतौर से कमोडिटी ऑप्शंस जारी होने के बाद बहुत सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है। सेबी को हमारी तरफ से सेबी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक ऐसा बोल्ड स्टेप मार्केट को डेवलप करने के लिए उन्होंने लिया है। इस ऑप्शंस लॉन्च के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए फ्यूचर से ज्यादा अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट है। फ्यूचर्स में जो 2-3 खामियां हैं वो ऑप्शंस सॉल्व करता है। तो एक रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे किसानों को, प्रोसेसर्स को, हेजर्स को ये बहुत ज्यादा सूटेबल प्रोडक्ट है। तो इससे ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, क्योंकि जो लोग फ्यूचर्स के मार्केट में किसी कारण जुड़ नहीं पा रहे थे वो अब ऑप्शंस के द्वारा जुड़ पाएंगे। तो इसके कारण मार्केट साइज बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। और दूसरी बात यह है कि सेबी ने एक दूसरा डिसीजन ये लिया है कि ऑप्शंस को फ्यूचर्स के साथ जोड़ दिया है। मतलब ऑप्शन की एक्सपायरी होगी डिलीवरी फ्यूचर्स में,
तो ये दो चीजों के कारण ऑप्शंस की ग्रोथ फ्यूचर्स की ग्रोथ के साथ ही होगी। ये दोनों को ऐसे जोड़ के उन्होंने डिजाइन जो पैदा की है, उसके कारण दोनों मार्केट्स में ग्रोथ होगी। फ्यूचर्स एक प्राइस डिस्कवरी के तौर पे अपना काम करता रहेगा और ऑप्शंस एक रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे अपनी एक वैल्यू इस्टेब्लिश करेगा इंडियन कमोडिटी मार्केट में। समीर जी, अभी तक की तैयारी कैसी है एक्सचेंज की? और दूसरा जो ऑप्शंस की आप बात कर रहे हैं, किस तरीके के ऑप्शंस होंगे? यूरोपियन ऑप्शंस या फिर अमेरिकन जो ट्रेड होंगे अब इंडियन कमोडिटी वर्सेस पे, एक्सचेंजेस पे? पहले तो तैयारी पे मैं बात करना चाहूंगा। एक 80-90% तैयारी हमारी तो है, एक रिमेनिंग 10% तैयारी हमारी बाकी है, क्योंकि सेबी की जब फाइनल रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस जब निकलेगी कल के अनाउंसमेंट के बाद, हमारी अपेक्षा ये है कि एक जल्द फाइनल गाइडलाइंस आएंगे। उस गाइडलाइंस के बेसिस पे क्या और कस्टमाइजेशन हमारे सिस्टम में करना है वो हमको देखना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर हमारी तैयारी हो चुकी है। एक लास्ट माइल की तैयारी बाकी है। रही बात इसकी आपकी यूरोपियन का जो आपने सवाल पूछा था, जो इनिशियल डिस्कशंस हुए सेबी के साथ डिजाइन में, वो एक यूरोपियन ऑप्शन पे हुए हैं फेज 1 में। तो इनिशियल फेज में हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस के साथ ही शुरुआत होगी, ऐसी एक्सपेक्टेशन है फेज 1 में। सर, अभी थोड़ी क्लैरिटी कम है ये कैसे काम काज होगा कमोडिटी ऑप्शंस में, लेकिन वही बात होगी कि 3 सीरीज होंगी और सीरीज के एंड में एक्सपायर होगी ये पर्टिकुलर ऑप्शंस, और अभी तक सूची जारी नहीं हुई है सर। लेकिन आप क्या मानते हैं कि पहले किस में ऑप्शंस लाई जा सकती हैं, कौन सी कमोडिटीज में? जो पहले फॉर्मर सेबी चेयरमैन ने एक बार अनाउंसमेंट की थी कि 2 कमोडिटी के साथ फेज 1 शुरू होगा, एक एग्री कमोडिटी में और एक नॉन एग्री कमोडिटी में। क्योंकि कोई नया इस टॉपिक पे कोई नया अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पहले सेबी ने जो डायरेक्शन सेट किया था कि एक एग्री और एक नॉन एग्री, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं शुरुआत इसी तरह से होगी। अभी देखते हैं और सेबी उसमें अगर कोई उस अप्रोच में कोई बदलाव लाता है तो, लेकिन कल के अनाउंसमेंट में तो ऐसा कुछ निकला नहीं जो अलग। और कब तक क्लैरिटी आ जाएगी? अभी इस पे कुछ स्पष्टता है नहीं। मेरे ख्याल से अभी जल्दी ही आएगी, क्योंकि जो मेन ऑप्शंस की अप्रूवल जो आनी थी वो कल आ चुकी है। अभी इसके बाद जो आगे की जो स्टेप्स होंगे वो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय जी बिजनेस को देने के लिए। तो कमोडिटी मार्केट के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। ऑप्शंस जब भी इंट्रोड्यूस होती हैं तो वहां पर वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग देखने को मिलते हैं, और एक्सचेंजेस के लिए तो एक टर्न अराउंड स्टोरी बनेगी ही, लेकिन एक आम निवेशक को, ट्रेडर को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कम लागत में आप एक हेजिंग टूल मिल जाएगा कमोडिटीज में, जो अब तक भारतीय बाजारों में नहीं था। तो एक बड़ी खबर जो कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए आने वाले समय के लिए एक फायदे का सौदा हो सकती है। चलिए, इस नोट पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन फिलहाल क्रूड का मार्केट ऊपरी स्तरों पर दबाव है। प्रेशियस मेटल्स पर निश्चित रूप से एक पुल बैक देखने को मिल रहा है।